सो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने करने वाले थे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। आई थिंक मैंने उसका एक वीडियो भी बताया था, बट वो लाइट अचानक से कट गई, यूपीएस है नहीं डेस्कटॉप में, तो फिर दिक्कत हो गया था। खैर, लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो हमारी पैदावार अगर जो हो गई है, तो उस स्टोरेज उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए। मैंने देखा है अक्सर गाँव में बड़े बड़े कंटेनर्स में रखे जाते हैं। हाँ, तो आखिर में ये क्या उसमें सिक्योरली रखने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आखिर में कौन सी स्ट्रेटजी साइंटिफिक है और कैसे उसको करना चाहिए, मे बी इसके बारे में इसमें बताया होगा। स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक, जो कि इंसेक्ट से हो सकते हैं, रॉडन से हो सकते हैं, फंजाई से हो सकते हैं, माइट्स वगैरह से हो सकते हैं। तो ये जैविक, बायोटिक मतलब जैविक। ठीक, अब याद रखिए, आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। इंग्लिश मीडियम के हो तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी मीडियम के हो तो आप इन इंग्लिश टर्म्स को याद करना जारी रखिए, या फिर याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे ना, हायर स्टडीज़ के लिए लाइक इंटरमीडिएट के बाद जब आप मान लीजिए कोई भी बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हैं ना, ठीक है ना, बीटेक एटीसी करने जा रहे हैं ना, तो आपको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करने पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप एक साइंटिफिक चीज़ें फॉलो कर रहे हो। और केमिस्ट्री के लेक्चर में आप देख रहे होगा कि बताया गया है कि इस साइंस को पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज करने के लिए कितने एफर्ट्स डाले गए हैं। और उसके बाद आप अगर जो कहते हो नहीं हिंदी में, हिंदी में, तो साइंस जब तक आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो ना, तब तक कोई फायदा नहीं। और इस कम्युनिकेशन का के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज रखा गया, इंग्लिश को। तो उसको आप कंटिन्यू करिए और इंग्लिश को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अ, अब दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, और कहाँ पे हमने स्टोर किया है। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, ये क्वालिटी में क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। वेट में भी लॉस हो जाता है। पुअर जर्मिनेबिलिटी, अगले साल जब इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर से उगेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं उगेंगे। डिसकलरेशन, उनके कलर्स दिखने में सही नहीं रहेंगे ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। एक्चुअली हम इनिशियली क्या देख रहे थे कि हम इन सभी चीज़ों को फाइनेंस से रिलेट करके देख रहे थे। फाइनेंस के, फार्मर के पास कितना पैसा है, कितना नहीं है। तो एट लास्ट फार्मर क्या करता है, अपने खाने भर का अनाज तो अपने लिए स्टोर करता है, बट दूसरा वो मार्केट में जो उसकी नीड होती है, मार्केट में बेच के उससे पैसे अर्न करता है। ठीक, पैसे अर्न करता है, और उसके बाद उससे अपनी जरूरत की चीजें पूरा करता है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से मार्केटेबिलिटी जरा खराब हो जाती है। उतना महंगा नहीं बिकेगा, सस्ता ही बिकेगा, या फिर कोई लेना ही नहीं चाहेगा, तो हो सकता है वो पूरा बर्बाद हो जाए, उसको कुछ भी पैसा ना मिले। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट, सॉरी, एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। सो वेयर हाउसेज का मतलब जो गोदाम है आपके, उसमें आप सही से रखें, सिस्टमेटिकली रखें, और सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें और कंट्रोल्ड वे में रखें। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो वही चीज है, प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, क्लीनिंग करना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग, पूरी तरह से सुखाया जाना चाहिए। आप, मुझे भी याद है घर पे जब गेहूं या जो धान वगैरह आता है उसे प्रॉपर पहले कुछ दिनों तक धूप में रख के सुखाया जाता है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड, मतलब कि आप सनलाइट में तो सुखाएं, साथ में छाया में भी सुखाएं। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट। अब
उसमें पेस्ट ग्रो ना कर पाए, इसलिए कुछ केमिकल्स मिलाए जाने चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया कि नहीं। व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप। आखिर में क्यों हमें इसे करना चाहिए। तो अभी बात हुई मार्केटेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। व्हाट फैक्टर्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। आपने ध्यान दिया कि ह्यूमिड कंडीशन, डिजीज, टेम्परेचर, मतलब ये दो तरीकों से क्लासिफाई किए गए थे, बायोटिक और एबायोटिक। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। ओके, अब आगे आता है एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें क्या है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लिव स्टॉक्स। तो हमारे पास अब तक देखिए हम लोग क्रॉप की बात की, स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे कि इसमें एनिमल ये लिव स्टॉक्स की भी बात थी, लेकिन अभी तक हम टोटली, चूंकि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हम लोग क्रॉप के बारे में बातें ज्यादा की है। बशर्ते अब जोर एनिमल हस्बेंड्री पर भी ज्यादा दिया जा रहा है, तो इसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, सो लेट्स डू इट। मुझे लगता है काफी ओके। सच है। अब किस तरह से ये साइंटिफिक जो वो है मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट पे ध्यान देकर, सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर जो आप अपने कैटल्स को, अपने लिव स्टॉक्स को प्रॉपर फीड देते हो, प्रॉपर फीड करते हो, तो उनको डिजीज नहीं होगी और उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो उससे प्रोड्यूस ज्यादा अच्छा बढ़िया बनेगा। ब्रीडिंग कराओगे, प्रॉपर फीड की वजह से ब्रीडिंग भी हेल्दी होगा, BRWDING, ब्रीडिंग भी हेल्दी होगा और इससे डिजीज कंट्रोल में भी हेल्प मिलेगा। तो देखिए एक प्रॉपर फीडिंग से ही कितने बड़े एस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। ऑल्दो ये चीजें अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो और भी वेज हैं जिससे आप इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। एनिमल बेस्ड फार्मिंग। एनिमल बेस्ड फार्मिंग includes cattle, goat, sheep, poultry and fish farming। तो ये एनिमल बेस्ड फार्मिंग होते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस and as living standard increases, the demand for milk, egg, meat is also going up। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसका भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लिव स्टॉक्स हैज ब्रॉट अ न्यू लिमिटेशंस इन लिव स्टॉक फार्मिंग। लेकिन साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी आई है लोगों के बीच कि लिव स्टॉक्स को कैसे ह्यूमंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं लिव स्टॉक्स को, इसको भी जरा सा ध्यान में रखा जा रहा है। आजकल बहुत अवेयरनेस इसके उसमें चल रही है, फेवर में चल रही है। दस लिव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव्ड। मतलब कि पहले के ज़माने में हम लोग किसी भी तरह से रख देते थे और काफ़ी दिक्कतें सहते थे ये जानवर, तो उसके बारे में भी काफ़ी अवेयरनेस चल रही है, तो उसके लिए भी इम्प्रूव्ड नॉर्म्स वगैरह लाए जा रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बहुत अच्छा वो याद आया था मुझे, शायद मिस कर गया, मे भी आगे बात करेंगे। कैटल फार्मिंग, कैटल हस्बेंड्री इन डन फॉर टू पर्पसेस। अब कैटल फार्मिंग हम क्यों कर रहे हैं, इसके दो रीजन है। पहला मिल्क एंड ड्रॉट लेबर। तो पहला मिल्क वगैरह कर रहे हैं, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। इंडियंस कैटल बिलोंग्स टू टू डिफरेंट स्पीसीज। अब इंडिया में जो कैटल्स हैं वो दो स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, बॉस इंडिकस काउज एंड बॉस बबेलिस। ठीक है, दैट इज बफेलो। तो बॉस इंडिकस काउ है, बॉस बबेलिस बफेलो है। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल, जिसे डेयरी एनिमल भी कहते हैं, while the ones used for farm labor are called draught animals। मतलब कि जो एग्रीकल्चर फार्मिंग एटीसी के लिए काम कर रहे हैं, मिल्चिंग के अलावा कोई काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो उन्हें ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। जाहिर सी बात है, कितने दिन कोई गाय दूध देती है इस पर डिपेंड करता है मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ ए
काफ, मतलब कि किसी भी बछड़े के पैदा होने के कितने दिन बाद तक काउ या गाय दूध देती है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। जाहिर सी बात है, इससे तो होगा ही। अब इसको कैसे किया जा रहा है? एक्सोटिक एंड फॉरेन ब्रीड्स, एग्जांपल जर्सी जर्सी और ब्राउन स्विस आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। तो ये जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं वो लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए जाने जाते हैं। तो आजकल मुझे भी लगता है आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये दोनों फ्रेजेस तो सुने, ये ब्राउन स्विस तो नहीं सुने होंगे, लेकिन जर्सी सुना होगा, साहिवाल सुना होगा, सिंधी सुना होगा। ये कुछ इंडियन वो ब्रीड्स हैं जो हाई प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, आर सेलेक्टेड फॉर लाइन, वाइल लोकल ब्रीड्स, एग्जाम्पल रेड सिंधी एंड साहिवाल, देखिए आ ही गया, शो एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। अब देखिए इन पे क्या खासियत है कि इंडिया के कंडीशन में रहती हैं तो ये डिजीज रेजिस्टेंस शो करती है। अब इनको क्रॉस ब्रीड कराया गया, लाइक जेरसी और साहिवाल या रेड सिंधी को क्रॉस करा दिया गया टू गेट एनिमल विद बोथ ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी। तो अब ये डिजायर्ड क्वालिटी मिल जाएगी, अपना काम हो जाएगा कि यहाँ लैक्टेशन लैक्टेशन पीरियड भी बढ़ गया। यही तो हमने प्लांट में भी किया था ना। और यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, रेजिस्टेंस, ठीक। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कैटल मेथड, अभी तो बताया, ये सामने है। अब proper cleaning and shelter facilities for cows and buffalo are required for human farming, ठीक है। तो क्लीनलीनेस रखना चाहिए, शेल्टर काफी अच्छा रहना चाहिए, बहुत गर्म ना हो, फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। तो इन सब के लिए, उनके हेल्थ के लिए ही नहीं, इसके अलावा अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए या फिर क्लीन साफ सुथरे मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग और टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर, तो उनके एनिमल डेंडर्स निकलते रहते हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग एंड ब्रशिंग जरूरी होता है। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जब शेड बने, इस तरह से बने, तो यहाँ पे एक जाली लगा के एक और बनाइए जिससे कि गर्म हवा इधर से निकलता रहे, ठीक है ना। तो गर्म हवा निकलता रहेगा तो यहाँ कोल्ड एयर रहेगा और टेम्परेचर काफी मेंटेन रहेगा, और धूप भी नहीं लगेगी, रेन भी नहीं लगेगा, और कवर ठंडी के सीजन में करना चाहिए जिससे इन्हें ठंड भी ना लगे। The floor of the cattle shed need to be sloping so as to stay dirt and the facilitate cleaning, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये है स्टे ड्राई, सॉरी, तो कहने का मतलब ये है, ये जो शेल्टर बनाया गया ना, तो इसका फ्लोर कुछ ऐसे रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बशर्ते कुछ तो स्लोप रहना चाहिए जिससे कि डर्ट इधर मूव होता रहे, और आप एक बार पानी डालें तो सारा डर्ट बह के यहाँ आ जाए और यहाँ इकट्ठे आप साफ कर लें, पूरा ना घूमना पड़े। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर टू टाइप। अब इनको जिससे हमें दूध लेना है उनको दो तरह के खाने चाहिए होते हैं, ठीक। पहला तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए, which is the food required to support the animal live a healthy life, ठीक। and milk producing requirement which is the type of food required during the lactation। तो देखिए जब वो ब्रीड लैक्टेशन पीरियड में है तो उस समय के लिए फूड कुछ अलग होता है, हल्का सा एनहेंस होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और जब वो लैक्टेशन पीरियड में नहीं होते हैं तो नॉर्मली उन्हें फूड दिया जा सकता है। तो एनिमल फीड जो इंक्लूड होता है वो रफेज यूज होता है, विच इज लार्जली फाइबरस चीजें देते हैं, हे देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं, तो ये सारी चीजें, भूसे और सूखी घास वगैरह दिया जाता है, घास सीधे दिया जाता है। कंसंट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स, तो उसमें और सारी चीजें लाइक पशु आहार यहाँ पे बहुत चलता है, तो वो सारी चीजें जो कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती हैं। कैटल नीड बैलेंस रेशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो इस समय
ये सभी चीजें काफी प्रोपोर्शनेट देना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे पेड़ पौधे में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोपोर्शनेट अमाउंट में दिया जाना चाहिए, उसी तरह से यहाँ भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ही दिया जाना चाहिए। बिसाइड सच न्यूट्रिशियस food material, certain food additives contain micronutrients promote the health and milk output of dairy animal। इनके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इनको दिया जाना चाहिए। ठीक है। Cattle suffers from a number of disease। The disease, इनको कई सारे डिजीज भी होते हैं। ठीक है। डिजीज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ, डिजीज डेथ तो लाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जब किसी भी कैटल को बुखार हो जाएगा या फिर कोई भी डिजीज हो जाएगा तो मिल्क प्रोडक्शन हमारा रुकेगा। ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्शन रुक जाता है। अ हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज अ नॉर्मल पॉस्चर। ठीक है। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट्स। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब इनको जो डिजीज देने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं। अब बता रहे एक्सटर्नल क्या होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट लिव्स ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीजेस। ठीक है। एंड द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन व्हाइल फ्लूक्स डैमेज द लिवर। अब ये कहीं भी दिक्कत होगा फिर इन दोनों में प्रॉब्लम शुरू होगी। infectious diseases are also caused आई एम सॉरी, बीच में जरा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो कहाँ था मैं। हाँ, तो ये जो पैरासाइट्स हैं किसी भी तरह का डिजीज देंगे, डिजीज काज करेंगे आपके कैटल में, तो वहां से प्रोडक्शन का लॉस होगा, जाहिर सी बात है। और ये डिजीजेस अब बता रहा है कि केवल उन्हीं पैरासाइट्स की वजह से नहीं होता, पैरासाइट्स की वजह से नहीं होता, ये डिजीजेस बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से भी हो सकती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर इनका भी वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए। आर गिवन टू फार्म एनिमल अगेंस्ट मेनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। ठीक है ना। देखता हूँ जरा सा, अगर जो लंबा बचता है तो मैं करता हूँ। हाँ, अगले लेक्चर में मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, एक या दो लेक्चर और लगेगा। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में पोल्ट्री फार्मिंग के साथ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।